नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनी का रिजल्ट आने वाला था और फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं और जिस रिजल्ट के मैं इंतजार कर रहा था, फाइनली वो देखने को मिला। तो अभी इस सिचुएशन में इस सारे कंपनीज के ऊपर क्या राय होने वाला है, मतलब किस तरीके से बिहेव होना चाहिए, उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा क्योंकि मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में ही होते हैं। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है क्योंकि मेरा काम है आपको सारी जानकारी देना। आपका काम है उस जानकारी को वेरीफाई करके काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है सोना कॉम्स। तो सोना कॉम्स एक्चुअली सोना बीएलडब्ल्यू नाम से भी जाना जाता है, सोना कॉम्स नाम से भी जाना जाता है। तो सोना बीएलडब्ल्यू जो है वो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। अभी ऑटो इंश्योरेंस होता क्या है? देखिए, ऑटो इंश्योरेंस का मतलब है जितने सारे गाड़ी के पेयर पार्ट्स होते हैं, चाहे वो इंजन के लिए हो, चाहे वो डिफरेंशियल के हो, चाहे वो गियर बॉक्स के लिए हो, चाहे वो टायर्स हो, तो इस सारे पेयर पार्ट्स को पूरे के पूरे बॉडी के अंदर जितने सारे पेयर पार्ट्स हैं, सारे पेयर पार्ट्स को ऑटो इंश्योरेंस कहा जाता है। उसी सेक्टर के एक छोटा सा कंपनी है, छोटा सा नहीं कहूंगा, आज कंपनी तो बड़ा हो चुके हैं, 32,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है और इस कंपनी में एक प्लस पॉइंट है क्योंकि कंपनी को लगातार ईवी जो कंपनीज है, ईवी के गाड़ी के जो प्रोजेक्ट है, वो मिलते जा रहे हैं और कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। आप देखेंगे इसका जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, साथ ही साथ बीएसजी सिस्टम एंड ईवी जो ट्रांजैक्शन मोटर है अक्रॉस द व्हीकल कैटेगरीज। तो इसका मतलब सारे कैटेगरीज की गाड़ी के ऊपर जो पेयर पार्ट्स है उसको बनाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं डिफरेंशियल्स, असेंबल्स, गियर, साथ ही साथ आप देखेंगे कन्वेंशियल्स एंड माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड हर टाइम रहेगा, हर टाइम, क्योंकि कंपनी अभी सबसे जो ज्यादा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है वो ईवीज के ऊपर मिला है। इस कंपनी के गाड़ी के पेयर पार्ट्स आप देखेंगे तो कितने सारे प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर चुकी है, कितने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बेच रहे हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स जो कंपनी बेच रहे हैं जिसका डिमांड आज भी है, फ्यूचर में रहेगा। हाँ, कुछ इंजन के जो पेयर पार्ट्स बेचा जाता है तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा क्योंकि फ्यूचर में शायद गाड़ी में इंजन रहे ना रहे उसका तो पता नहीं, क्योंकि ईवीज गाड़ी हो जाएगा तो यहाँ पे इंजन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जो चीज मैं आपको दिखाने वाला था आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंपनी को प्रोजेक्ट कहाँ पे मिला? ईवीज के ऊपर 78%, 171 बिलियन रुपीज का टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला और वो भी किसके ऊपर? ईवीज प्रोजेक्ट के ऊपर। और ईवीज में देखिए पर्सनल जो व्हीकल्स है उसके ऊपर 63% और टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स इस तरीके से गाड़ी के ऊपर 10% और हेवी व्हीकल्स जो गाड़ियां है उसके ऊपर 6%। और बाकी देखिए जो नॉन ईवी मतलब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इस तरीके से गाड़ी के ऊपर कंपनी का सिर्फ 22% का प्रोजेक्ट मिला। तो सोचिए जो कंपनी का सबसे ज्यादा ईवीज के ऊपर प्रोजेक्ट मिला है तो उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो रही बात कंपनी के बाकी जो डिटेल्स है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे अलग लेवल का कंपनी रिजल्ट पब्लिश किया। ऐसे नहीं कि कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को बीट नहीं कर पाया, हर हर चीजों को यहाँ पे बीट किया। ईयर को भी बीट किया और क्वार्टर को भी बीट किए। तो एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है 25% से बढ़ के हो चुके 28%, तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ और 93 करोड़ से बढ़ के हो चुके 124 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस हायर पॉसिबिलिटी में है। देखिए कंपनी के अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट और फंडामेंटल कंपनी के बिजनेस अगर आपको समझ में मतलब आ चुके हैं तो उस कंपनी के ऊपर आप भरोसा करने के लिए स्टार्ट ही कर सकते हैं, उस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए आप सोच सकते हैं। देखिए मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और आपका क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग 8% के आसपास था, वो खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो ये सब देखकर आपको सीखना होगा। डीएस के पास क्या था? 15% होल्डिंग था, आज कितना है? 27%। और पब्लिक के पास भी होल्डिंग बढ़ा क्योंकि प्रोमोटर ने माल बेचा। यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर प्रोमोटर माल बेच रहा है, क्या कंपनी में कुछ खराबी है? देखिए कभी कभी ना प्रोमोटर भी माल बेचकर भाग जाते हैं, जैसे आईटीसी के ऊपर माल बेचकर भाग गया, एलएनटी के ऊपर भी कोई होल्डिंग होल्डिंग नहीं है, तो क्या वो कंपनी खराब हो गया? आपको ये देखना है कि सिचुएशन क्या बना, किस कारण के बेसिस में प्रोमोटर ने माल बेचा। तो इसको जानना है कि प्रोमोटर माल क्यों बेचा, तो मुझे कमेंट्स करिए, उसके ऊपर मैं जरूर आपके साथ अपडेट लेके आऊंगा। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो उतना खास डिलीवरी नहीं देखने को मिला।
क्योंकि जो चार्ट पैटर्न बना था आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली एक करेक्शन देखने को मिला। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, इसका ये जो करेक्शन शुरू हुआ है, इस करेक्शन कहाँ तक रुक सकते हैं, कहाँ तक जाकर अटक सकते हैं, वो है 200 डेज ईएमए। देखिए 200 डेज ईएमए बहुत स्ट्रांग होता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब भी 200 डेज ईएमए को टच किया, एक ऐसे पैटर्न बना, इसका नाम है हैमर पैटर्न। तो जब कोई लेवल में कोई भी स्ट्रांगली सपोर्ट में अगर हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट होता है, तो सोच लेना उसके ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिव नेक्स्ट कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बना, और मुझे लगता है यहाँ पे जो कैंडल्स क्रिएट हुआ, वो कैंडल जिस तरीके से यहाँ पे इस रेंज के ऊपर आकर ही यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के एक स्ट्रांगली क्या है, यहाँ पे स्ट्रांगली एक आप ही क्या बन चुके हैं, अभी रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो रेजिस्टेंस के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से फिर से करेक्शन होने का चांसेस है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई नया एंटी नहीं बना। तो जब कोई पोजीशन बन सकता है, कभी जब कोई एंटी लेवल बनेगा, कोई सिचुएशन बनेगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है, तो मैं जरूर कहूंगा एसआरएफ के ऊपर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि एसआरएफ इंडिया के नंबर 1 केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी है। और 1970 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर कंपनी के ऊपर जो बिजनेस चला है वो अलग लेवल का है। अगर एसआरएफ के बारे में बात करूँ, तो एसआरएफ बीएससी में, आप ध्यान से सुनना, बीएससी में 6 लाख% के आसपास रिटर्न दिया। और एनएससी में कितना रिटर्न दिया, एनएससी में कंपनी 1 लाख% के आसपास रिटर्न दिया। ये बहुत बार इसको दिखा चुका हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं, तो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। सिर्फ आपको गूगल में जाकर एसआरएफ शेयर प्राइस बीएससी में लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर देंगे। देखिए मैं तो आपको 6 लाख बोल रहा था, यहाँ पे तो अभी कितना हो चुके हैं, 7,25,000% के आसपास रिटर्न। 7,25,000%। तो सोचिए, कोई व्यक्ति अगर 20 साल तक इसको होल्ड करके रखे थे, तो वो तो करोड़ों छाप चुके हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप सही कंपनी को सही टाइम में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखे हैं, और इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं, और फ्यूचर विजन को आप जिसने प्रेडिक्ट किया है, वो करोड़पति बनने से उसको कोई नहीं रोक पाएंगे। तो कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक मैसिव जंप देखने को मिला था। उसके पीछे एक रीजन भी था, कि एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो कुछ खराब आएगा, क्योंकि अभी तक भी जो केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है केमिकल प्रोडक्ट का, उसका डिमांड अभी तक अ, उतना ज़्यादा नहीं है। कंटिन्यूअसली डिमांड घटते जा रहा है, जिसके चलते है कंपनी के ऊपर रिजल्ट एक नेगेटिविटी के मतलब खराब आने के चांसेस हुआ था। अभी किस तरीके से रिजल्ट है आप देखेंगे, तो 3,700 के टोटल इस बार सेल हुआ। सॉरी, पिछले बार सेल्स था, इस बार कितना हुआ, 3,177। तो देखिए कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 400 करोड़, और उसके बाद इस बार कितने हुआ, 300 करोड़। तो जो आशा किया गया था कि कंपनी का रिजल्ट खराब ही आएगा, तो खराब तो आया। तो मुझे लगता है जिस तरीके से एस्टिमेट किए गए थे बहुत बेकार रिजल्ट आएगा, तो उस तरीके से एस्टिमेट को कंपनी बीट गया। तो इसके चलते है कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला था। तो अभी इस कंपनी के ऊपर एज इन्वेस्टर क्या कर रहा है, देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, तो प्रोमोटर के साथ एफआईएस, डीएस, पब्लिक, हर किसी लोग ने, मतलब हर कोई व्यक्ति ने इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो क्यों ना निवेश करें, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसका बैलेंस शीट में देखा जाए तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। हाँ, कर्जा भी लिया, कोई बात नहीं, कर्जे से कई गुना ज्यादा कंपनी का रिजर्व है। उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। उसके साथ साथ कंपनी का CWIP भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखे। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ लेवल आपको देखने को मिल चुके हैं। अभी इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से निवेश करके रखा हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी बाय कर लीजिए। देखिए बाय करना सेल करना आपके हाथ में है, मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आपको मैं सारी चीजें इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि हाँ, किस तरीके से स्टडी करके कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि जितने सारे बिगिनर्स होते हैं, वो ब्लाइंडली मार्केट में आके बाय कर लेते हैं किसी भी स्टॉक को। तो रैंडमली वो बाय कर लेते हैं, और जब मार्केट करेक्शन में होते हैं तो वो लॉस लेकर भाग जाते हैं। तो मैं चाहूंगा इस तरीके से काम मत करिए, आप पहले सीखिए उसके बाद काम करिए। तो रही बात इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का, अगर डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, तो डिलीवरी कंटिन्यूसली वीक होता गया। अभी डिलीवरी कंटिन्यूसली वीक क्यों होता गया, क्योंकि मार्केट में एक प्रेशराइज है, ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में प्रेशर है, कंटिन्यूसली ग्लोबली मार्केट गिरते जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से देखा तो इस मार्केट के ऊपर भी प्रेशर रहेगा। तो हर कोई कंपनी गिरते जा रहा है, तो एसआरएफ के ऊपर भी एक करेक्शन हुआ। तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था, एक रेंज के हिसाब से ट्रेड कंपनी बहुत बार कर चुके हैं। ये जो रेंज है, ऊपर साइड में एक रेंज दिखा, नीचे साइड में एक रेंज दिखा, ये रेंज बहुत स्ट्रांग है। इस जब जब इस रेंज के ऊपर टच किया तब तक ऊपर गया।
इस तरीके से सिचुएशन को देखेंगे तो कंपनी 6 टाइम इस तरीके से रेंज को वो जनरेट किया, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 बार। तो फाइनली 7 टाइम फिर से एक बार यहाँ पे रेंज को टच किया और उसके बाद देखिए वापस तो गया। मगर वापस जाने के बाद यहाँ पे रिवर्सल क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी था, क्योंकि यहाँ से बिग क्रैश हुआ था। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन को टच करने के बाद ही देखिए यहाँ पे रिवर्स किया। तो मुझे लगता है अभी मार्केट के जो सिचुएशन है, मार्केट का जो सिनेरियो है, उस हिसाब से थोड़ा सा और भी करेक्शन होने का चांसेस है। अगर करेक्शन हुए तो 2 सपोर्ट अब इसको मिलेगा। फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा 2008 के आसपास और सेकंड सपोर्ट मिलेगा 1742 के आसपास। ये दोनों लेवल को आपको एज ए स्टडी पर्पस में देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक नाम से ही आपको फाइन देखने को मिला। तो कितना फाइन है वो कंपनी के डिटेल्स में ही आपको पता चलेगा कि फाइन ऑर्गेनिक कितना फाइन है। देखिए फाइन ऑर्गेनिक के बारे में एक ही बात कहूंगा कि केमिकल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और मैन्युफैक्चर देखिए कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डीलर भी कर मतलब इसके डीलर्स भी है, साथ ही साथ इंपोर्ट्स भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसका मतलब हर तरीके से काम कंपनी अकेला ही कर लेता है। इसका मतलब इसका पूरा का पूरा चेन सिस्टम का बिजनेस है। खुद का प्रोडक्ट को ही वो खुद ही सब कुछ कर रहा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर है? अधिसाब के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो फूड्स के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। तो मेनली कंपनी का मेनली जो बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। और आज इस कंपनी के ऊपर हालत खराब हुआ है सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट के कारण, क्योंकि यूरोप कंट्रीज में स्पेशलिटी प्रोडक्ट स्पेशलिटी केमिकल का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड जो है वो घट चुके हैं। अभी डिमांड कम होने के कारण एक ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला, क्योंकि डिमांड कम होने के कारण प्रोडक्ट को तो बेच नहीं पाए। ज्यादा ना बेचने के कारण कंपनी का सेल्स भी डाउन हो गया। अगर मैं इसी चीज को क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो फाइनली अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो प्रीवियस डेटा के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के देखिए सेल्स कहाँ से कहाँ आ गया। 900 करोड़ तक कंपनी का सेल्स चला गया था, उसके बाद धीरे धीरे करके 500 तक आ गया। इसका मतलब 40% के आसपास सेल्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो सोचिए इस तरीके से अगर सेल्स डाउन हुआ तो कंपनी के प्रॉफिट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। 160 करोड़ से घट के हो चुके 100 करोड़, तो 200 करोड़ से घट के हो चुके 100 करोड़। इसका मतलब 50% प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं एक साल के अंदर अंदर। तो इस सिचुएशन को कंपनी हैंडल किस तरीके से कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। कंपनी के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी जीरो डेप्थ कंपनी है, इनकम भी है, आरओसी आरओई बेस्ड है। हाँ, कंपनी के पी रेशियो भी सस्ते में देखने को मिला है। और सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है एज ए इन्वेस्टर, देखिए इन्वेस्टर भी उतना क्वांटिटी ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी का हालत और भी बिगड़ने का चांसेस हो सकता है। क्योंकि अभी भी मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड अभी तक क्लियर नहीं हुआ। डिमांड अभी भी कंटिन्यूसली डाउन साइड में जा रहा है, डिमांड बहुत कम हो रहा है। तो डिमांड जब बढ़ेगा शायद तब इस कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का चांसेस दिखेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी की जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। एज ए फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से देखा है तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, हाई ग्रोथेबल कंपनी है। तो इस सेक्टर का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि केमिकल के बिना कोई भी प्रोडक्ट बनाए नहीं जाएंगे। और इसका जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है, जो जो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी केमिकल बनाता है उसका डिमांड हमेशा रहेगा। तो कंपनीज के ऊपर एक ही चीज कहूंगा, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली देखिए डिलीवरी अच्छा खासा यहाँ पे उठता हुआ देखने को मिले। तो डिलीवरी जितना उठाया जाएगा उतना ही कंपनी के लिए खास बनेगा। यहाँ पे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड, उसके बाद फिर से एक शोल्डर, उसके बाद एक शोल्डर। फाइनली यहाँ पे शोल्डर होने के बाद यहाँ पे फाइनली एक छोटा मोटा ब्रेकआउट हुआ था, मगर ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दिया। हमेशा आपको बोलता हूँ कि इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न बने तो उस पैटर्न को आप वॉच करिएगा, उस पैटर्न के ऊपर आप फोकस रखिएगा एज ए लर्निंग के पर्पज में। अगर इस तरीके से पैटर्न को आप ढूंढ कर काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा खासा फायदा कंपनी जरूर देते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न जिस तरीके से बना, इस पैटर्न को कंप्लीट किस तरीके से होगा। देखिए जब भी कोई पैटर्न कंप्लीट हो तो इसके ऊपर एक ब्रेकआउट होना चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल होना चाहिए, और वो भी ग्रीन कैंडल। तो कंफर्मेशन अगर कैंडल बने तो सोचिएगा उसके ऊपर आपको एंटी यहाँ पे मिलेगा। और टारगेट कितना होगा, जो रेंज है इसका जो मतलब हेड का जो रेंज है, इसी रेंज को मार्किंग कर लेना, वही रेंज इसका यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो फिलहाल के लिए एंटी ही नहीं बना तो टारगेट की कोई बात ही नहीं आता। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन बनता है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं
मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड जो है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। कंपनी ने एक धमाका परफॉर्मेंस दिया। कंपनी का जो प्राइस था करीबन 8 रुपीज के आसपास था और वहां से कितना गया 18 तक। तो 8 रुपीज से 18 तक, इसका मतलब कंपनी आपको फंड को 2x कर दिया। आपका मतलब जिन्होंने इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो आप कहेंगे सर इसको दिखाने से क्या फायदा? देखिए, इसको दिखाने से कुछ फायदा नहीं है। कंपनी इस तरीके से जर्नी करने के बाद कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। वो क्या है? स्प्लिट का। 1 नवंबर में आपको कंपनी स्प्लिट देने वाला है। हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर एज ए स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो वीडियो में कुछ जानकारी अगर अच्छा मिले तो जरूर वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।